कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। साची कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रही थी। पार्टी ए और पार्टी बी इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते किसी अन्य से कोई अफेयर नहीं रख सकते। पढ़कर साची ने पूरब की तरफ देखा कि इसमें क्या है, कहीं इसकी गर्लफ्रेंड वापस तो नहीं आ गई। पूरब बोला, पढ़ लिया, इसे भूल गई हो क्या? अगर तुम्हें किसी से प्यार मेरा मतलब अगर तुम किसी को पसंद करती थी तो शादी करने से जवाब दे देती, लेकिन अब इस तरह मुझे और अपने रिश्ते को ख़राब ना करो। साची बोली, क्या रिश्ता खराब? ये क्या बात हुई भला? कल से मैं आपके साथ हूँ, सुबह आप मेरे पीछे पीछे आए, अब ऐसा क्या हो गया जो आप ये कह रहे हो? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इसे हो क्या गया है? एक बार तो वो सोचने लगी कि इसने मुझे किसी लड़के के साथ तो नहीं देखा। दूसरे ही पल उसने खुद को डांटा, पगली, जब तेरा किसी लड़के के साथ कोई लेना देना ही नहीं है तो किस बात का डरना? पूरब बोला, ठीक है, तुम खुद से नहीं मानोगी, इधर आओ, ये देखो, बता सकती हो ये सब क्या है? तुम्हारे और विमल के बीच क्या चल रहा है? उसने साची को अपने पास बुलाया और लैपटॉप पर पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए पूछा। साची ने देखा और बोली, ये, अरे विमल, वो तो दोस्त है मेरा, हम आपस में एक दूसरे के कंधे पर हाथ भी रख लेते हैं, एक दूसरे को गले भी लगा लेते हैं, इसमें बुराई क्या है? पूरब बोला, लेकिन तुम मेरे साथ तो ऐसे बात नहीं करती, मुझे गले क्यों नहीं लगाती? उसने अपना गुस्सा निकाला। साची बोली, आपके साथ कैसे कर सकती हूँ, आप तो मेरे बॉस हैं, उसने जवाब दिया। पूरब बोला, बॉस के अलावा अब मैं तुम्हारा पति भी हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, आज के बाद तुम मेरे सिवा किसी और लड़के के गले नहीं लग सकती, इस तरह किसी को अपने पास भी नहीं आने देना, नहीं तो ये इस कंडीशन का उल्लंघन होगा। साची का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बोली, हद है, अब अगर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा है तो मेरी क्या गलती? मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ? अब आपकी वो नीतू आपसे इतना चिपक रही थी, वो क्या इस कंडीशन का नहीं था? वो उल्लंघन उल्लंघन जो भी था, उसे भी गुस्सा आ गया। पूरब बोला, वो पुरानी बात है, अब अगर वो ऐसा करेगी तो मैं उसे पास आने से साफ मना कर दूंगा, कह दूंगा कि मैं शादीशुदा हूँ। वो अपने स्टाइल में अकड़ कर बोला। साची बोली, यही तो मैं नहीं कह सकती ना, अगर कहूँगी कि शादी हो गई तो वो हस्बैंड के बारे में पूछेंगे, मिलने को कहेंगे। हाँ, एक वादा कर सकती हूँ, मैं उसे गले नहीं लगाऊंगी, मैं दूर से बात करूँगी, ओके? साची ने बच्चों की तरह मासूमियत से कहा। पूरब मान गया। वो बोला, बाहर जाकर कहना कि तुम दोनों को ऐसे देखकर मैंने तुम्हें डांटा है और मैंने विमल को बुलाया है, जाकर उसे भेज दो, वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। अच्छा, भेजो मत, मैं ही वहाँ आता हूँ। साची सोचने लगी, किस खड़ूस से पाला पड़ा है, खड़ूस कहीं का। वो जाते जाते मन में बोली। उसे ऐसे देखकर पूरब मुस्कुरा दिया। साची भोला सा मुँह बनाकर अपने कमरे में आई। शिवानी, विमल और अंजू उसके पास आए और अंजू बोली, क्या हुआ? सर ने डांटा, ये खड़ूस और कर भी क्या सकता है? शिवानी कुछ कहने चली थी, उसी वक्त पूरब वहाँ आ गया। सभी अपनी अपनी सीट पर चले गए। पूरब विमल से बोला, विमल, मैंने साची से बात की है, अब तुम्हें बताने आया हूँ, तुम जो साची को इस तरह कंधे पर हाथ रखकर चले आ रहे थे, ये अच्छा नहीं लगता। देखने वाले तुम दोनों के बारे में बातें करेंगे और हमारे डिपार्टमेंट की बदनामी होगी, इसलिए जब भी बाहर हो तो अपनी इमेज का नहीं तो अपने डिपार्टमेंट की इमेज का ध्यान रखना। उसने समझाते हुए साची के कंधे पर बाह रखकर सारी बात समझाई। फिर बाह हटाते हुए बोला, देखा, अब मैं ऐसे खड़ा था, बुरा लगता है ना, सो आगे से ऐसा ना हो, कहकर वो चला गया। साची बुरी तरह काँप रही थी। वो हैरान थी कि जब विमल ने बाह रखी थी तो उसे कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसे पता भी नहीं चला, और पूरब के छूने से उसका सारा शरीर काँप रहा था। उसने पानी का गिलास उठाया और बिना रुके सारा गिलास पी गई। वो तीनों उसके पास आ गए। विमल बोला, सॉरी साची, मेरी वजह से तुम्हें सर की बातें सुननी पड़ी, मुझे पता ही नहीं था कि ये गलत है, हम दोस्तों में ऐसा चलता है, पर सर ठीक कर रहे हैं। जब सर ने ऐसा किया तो गलत मैसेज ही जा रहा था, लग रहा था कि तुम दोनों का कोई चक्कर है। साची ने उसको मुक्का मारा। सभी हंस पड़े। विमल ने कसम खाई कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। साची हैरान थी कि पूरब इतना चालाक क्यों है, ये हर बात को अपने ढंग से कह देता है और अपने ढंग से मनवा भी लेता है। पूरब ने जब अटेंडेंस देखी तो उसे अजीब लगा कि कल की साची की अटेंडेंस लगी हुई है। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई।
उसे खुशी थी कि सारा स्टाफ सांची का साथ देता है। इसमें जाने क्या जादू है, सबको अपनी तरफ कर लेती है। लंच टाइम में पूरब के घर से 2 टिफ़िन आए। कुमार खुद टिफ़िन देने आया और पूरब से बोला, बड़े सर ने कहा है कि बहू रानी को खाना दे देना। कहकर वो चला गया। अब पूरब ने सोचा कि वो सांची को खाना कैसे दे। उसे एक आइडिया आया। उसने शिवानी को अपने कमरे में बुलाया और बोला, ये टिफ़िन सांची को दे दो। हमारे घर में पूजा थी, किसी अनाथ को देना था। मैंने सोचा सांची खा लेगी, उसे दे देना। शिवानी टिफ़िन लेकर चली तो आई, पर उसे सांची को ये बताने में शर्म आ रही थी कि खड़ूस ने उसे अनाथ समझकर ये दान दिया है। उसने कहा, सांची, ये टिफ़िन सर ने तुम्हें देने को कहा है। वो कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम करती हो, लंच भी नहीं करती, इसलिए लंच दिया है। सांची ने हैरानी से टिफ़िन को देखा और बोली, आप सब भी तो अच्छा काम करते हो, आपको भी लंच ला कर दिया है। शिवानी ने अंजू को इशारा किया तो दोनों एक साथ बोली, हाँ हाँ, हमारे लिए भी मंगवाया था। दोनों अपना अपना टिफ़िन लेकर उसके साथ बैठकर खाने लगे। खाना खाकर सांची टिफ़िन वापस देने के लिए पूरब के पास गई। शिवानी ने कहा कि वो दे देगी, पर सांची कहती है कि वो सर को थैंक यू कहने जा रही है। शिवानी अंजू से बोली, अंजू, मुझे डर है कि पूरब इसे बता ना दे कि वो खाना उसे अनाथ होने के कारण दिया था। ये अमीर लोग भी अजीब हैं, खाना वैसे ही खिला दो, बताने की क्या ज़रूरत है कि अनाथ को देना है। अंजू को भी सांची की फिक्र हो रही थी। सांची ने पूरब के कमरे में नॉक किया और उसके कमिन कहने पर वो अंदर गई। पूरब ने उसकी तरफ देखा तो वो टिफ़िन रख कर बोली, ये क्यों दिया? मुझे दोगे तो ये क्या सोचेंगे सब? पूरब बोला, मैंने बहाना बनाया तो था। सांची बोली, हाँ, ये बहाना कि मैंने आजकल अच्छा काम कर रही हूँ इसलिए ये इनाम है। वो क्या कभी अच्छा काम नहीं करते? उन्हें कितना खाना ला कर देते हो? पूरब बोला, पर मैंने तो ये कहा था कि किसी अनाथ को देना है, सांची को दे दो। सांची का मुंह खुला का खुला रह गया। है वो अनाथ, कोई और कहता तो उसे कुछ ना होता, पर जब पूरब बोला तो उसे दुख लगा। इससे अच्छे तो शिवानी और अंजू हैं, जो जानती हैं कि मेरे दिल को ठेस पहुँचेगी, इसलिए उन्होंने झूठ बोला। पूरब को ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि उसने सांची का कितना दिल दुखाया है। एक शाम उसे एलो का फ़ोन आया कि कोई काम है, तो वो छुट्टी के बाद अपने फ्लैट पर गई और एलो और पिंक से मिली और उनसे काम के बारे में पूछा। एलो बोला, एक काम आया है, एक लेडी को अपने पति पर शक है कि उसका बार क्लब वाली लड़की से अफेयर है और वो रोज़ उससे मिलने जाता है। ये उस आदमी की फ़ोटो और ये बार का एड्रेस। उसने सांची को फ़ोटो और एड्रेस देते हुए कहा। सांची बोली, क्या सोचा है? एलो बोला, बॉस तुम हो तो तुम बताओ। सांची बोली, चेंज करो और क्लब चलो। सांची अपने कमरे में गई और लड़का बनकर एलो और पिंक के साथ क्लब पहुंच गई। उसने वहां उस आदमी को ढूंढा, वो सामने ही मिल गया। सांची उसके साथ वाले टेबल पर बैठ गई। वो लड़कों की तरह बार बार गर्ल्स को इशारे से बुला रही थी। येलो और पिंक दूर बैठे थे। तभी एक लड़की उस आदमी के पास आकर खड़ी हो गई। उसने उसके लिए शराब डाली और 2-4 नशीले शब्द बोले तो आदमी ने उसे 500 का नोट पकड़ा दिया। सांची ने चुपके से फ़ोटो खींच ली, फिर वो लड़की चली गई। थोड़ी देर बाद वो फिर आई और उस आदमी के साथ बाहर को चल दी। सांची के इशारे पर येलो और पिंक भी उसके पीछे हो लिए। उन्होंने उसका पीछा किया। वो लड़की को होटल में लेकर गया तो उन्होंने उसकी वाइफ को फ़ोटोज़ और एड्रेस के साथ उसकी लोकेशन भेज दी। सांची ने उसे मैसेज कर दिया, पकड़ना चाहती हो तो आकर पकड़ लो। वो तीनों एक कोने के टेबल पर बैठ गए। तभी वहाँ पूरब एक लड़की के साथ आया। लड़की ने काले रंग का गाउन पहन रखा था। वो दोनों बातें करते हुए लिफ्ट में चले गए। सांची ने चोरी से उनकी फ़ोटो भी खींच ली। उसे अंदर ही अंदर पूरब पर गुस्सा आ रहा था कि पूरब तो कह रहा था काम में लेट हो जाएगा, तो ये किसी लड़की के साथ होटल में क्या करने आया है। और सुबह मुझे लेक्चर दे रहा था, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन दिखा रहा था। अब कहाँ गया वो कॉन्ट्रैक्ट और कहाँ गई वो कंडीशन? सब कुछ क्या मेरे लिए है बस? येलो बोला, बॉस लगता है वो लेडी आ गई है, अब क्या करें? पिंक बोला, उसे कमरा दिखा देते हैं, फिर होने दो पिटाई, हम देखेंगे बिना टिकट के मूवी। वो हंसते हुए बोला। सांची को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लगा कि पिंक उसी की बात कर रहा है। मुझ पर तो ये तो और भी मजाक करते, क्योंकि इसकी शादी को तो 10-20 साल हो गए होंगे और मेरा तो 1 हफ्ते की शादी के बाद ही घर टूट रहा है। वो सचिन के भेष में थी।
उसने अपने बाल सेट किए और उस औरत के पास गया और बोला, मैडम आपके हस्बैंड 201 रूम में इस लड़की को लेकर गए हैं। अब आप देखिए क्या करना है, किसी को हमारे बारे में पता ना चले, हम यहीं बैठे हैं। कहकर वो फिर कोने में बैठ गई। वो लेडी 201 कमरे के बाहर गई और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाकर होटल में हंगामा कर दिया और बोली, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, आज मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ूंगी। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। उसका हस्बैंड दरवाज़ा खोल नहीं रहा था। वो होटल वालों पर बरस पड़ी, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, नहीं तो मैं मीडिया में जाऊंगी और सबको बताऊंगी कि इस होटल में ये सब होता है। मैनेजर को दरवाज़ा खोलना पड़ा। दरवाज़ा खुलते ही वो औरत अंदर गई और उन दोनों को चप्पलों से पीटने लगी। सचिन उन दोनों को लेकर पहले ही बाहर आ गया था। उसने पैसे आपस में बांटे और बोली, ओके गुड जॉब, अब तुम दोनों घर जाओ, मैं कुछ देर बाद जाऊंगा। उस लेडी को कोई ज़रूरत पड़ गई तो देख लूँगा। उन दोनों को भेजकर वो टॉयलेट में गई, अपना भेष बदला और सांची बनकर उसी कोने में बैठकर पूरब का वेट करने लगी। उस लेडी का शोर शराबा सुनकर वहाँ लोग इकट्ठे हो गए थे। सांची नीचे ही वेट कर रही थी। उसे भी पता चला कि होटल में हंगामा हो गया है, पर उसे उससे कोई मतलब नहीं था। उसे तो पूरब के आने की वेट थी। कुछ देर बाद उस औरत, उसके पति और बार गर्ल तीनों को नीचे लाया गया। उन्हें वहाँ बिठाया गया। सारा स्टाफ उनके आसपास खड़ा था। सभी लिफ्ट की तरफ देख रहे थे। कुछ देर बाद लिफ्ट में से पूरब अपने बॉडीगार्ड्स के साथ निकल कर आया। उसने अब पिस्ता कलर का 3 पीस सूट पहना था, जबकि जब वो आया था तो नेवी ब्लू कलर का पहना हुआ था। सांची सोच रही थी कि उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ होगा जो पूरब को कपड़े बदलने पड़े। उसे खुली आंखों से सपना दिख रहा था जिसमें पूरब और वो लड़की होटल के कमरे में एक दूसरे को किस करते बेड पर लौट रहे थे। तभी पूरब की आवाज़ से वो हकीकत में वापस आ गई। पूरब बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शादीशुदा होते हुए भी तुम इस तरह के काम करते हो। तुम्हें इस होटल का VIP कार्ड किसने दिया? उसने उस आदमी से पूछा। वो आदमी बोला, जी सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। वो घबराता हुआ बोला। पूरब फिर कड़क कर मैनेजर से बोला, एंट्री से कार्ड वाले को फ़ोन करो और यहाँ बुलाओ। इन लोगों ने पूरब मित्तल को समझ क्या रखा है? उसके होटल में गंद डालेंगे। मैनेजर रजिस्टर लेने चला गया। दूर बैठी सांची सब सुन रही थी। वो मन ही मन में पूरब को गालियाँ निकाल रही थी। दूसरों को कहता है कि शर्म आनी चाहिए, खुद क्या कर रहा है? वो खुद भी तो शादीशुदा है। मैनेजर रजिस्टर लेकर आया तो पूरब ने देखा कि ये कार्ड किसी बिल्डर का था। पूरब ने उस आदमी से पूछा, ये कौन है और उसका कार्ड तुम्हारे पास कैसे? वो आदमी पूरब की पर्सनालिटी देखकर ही घबरा गया था। वो बोला, जी ये मेरे सर हैं, मैं इनका सेक्रेटरी हूँ। होटल बुक कराने का काम मेरा ही होता है, इसलिए उन्होंने कार्ड मुझे दे रखा है। पूरब को और गुस्सा आ गया। वो बोला, अगर उन्होंने तुम्हें कार्ड दिया है तो तुम ये काम करोगे? फिर वो उस लेडी से बोला, मैडम आप बताइए, अगर मैं इसके बॉस को बुलाता हूँ तो वो उसे इसी वक्त जॉब से निकाल देंगे। अगर आप हमें कहें तो इस बार हम इन्हें छोड़ देते हैं, एक मौका सुधरने का देते हैं। उसने काफ़ी सोच कर कहा। औरत रोते हुए बोली, मैं इसे छोड़ भी नहीं सकती, आप इसे जॉब से ना निकलवाइए, इसे एक मौका दे देते हैं। वैसे भी ये अपने बॉस से इतना नहीं डरता जितना अपने बच्चियों के सामने राज खुलने से डरता है। मैं अपने बेटियों को बुलाती हूँ। उसे ये सलाह सचिन ने दी थी। उसने यही ठीक समझा। वो आदमी उसके पैरों में गिर गया और बोला, रीता मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मेरी बेटियों को ना बुलाना, मैं उनके लिए सुपर पापा हूँ। उन्हें पता चला तो उनकी नज़र में मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी। प्लीज़ तुम उन दोनों को कुछ मत बताना। वो अपनी वाइफ के आगे हाथ जोड़े घुटनों के बल बैठा मिन्नतें कर रहा था। वो लेडी बोली, ठीक है, तुम्हें ये मौका दे रही हूँ, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। फिर वो पूरब से बोली, सर आप इसके बॉस को ना बताइएगा। उनकी बातें सुनने सांची भी आगे आ गई। पूरब बोला, ठीक है, ये मेरा कार्ड रख लो, कल को अगर ये ना माने तो मुझे फ़ोन करना, उसी दिन इसके बॉस को बता देंगे। उसने उसे डराने के लिए कहा। सब होने के बाद वो जाने लगा तो उसकी नज़र सांची पर पड़ी। वो उसके पास गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूरब ने हैरानी से पूछा। सारा स्टाफ सांची की तरफ देखने लगा कि ये कौन है जिसे पूरब ने खुद बुलाया है। सांची बोली, किसी से मिलने आई थी। पूरब बोला, किससे? उसने गर्दन टेढ़ी करके उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। सांची बोली, यही बात अगर मैं आपसे पूछूं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सांची ने खुंदक में पूछा।
पूरब को उसकी बात अजीब लगी। वो बोला घर चलो कहकर उसने उसका हाथ पकड़कर चलने को कहा। सांची हिली नहीं, उल्टा बोली तुमने जवाब नहीं दिया। उसने आगे बढ़ने की जगह उसका हाथ पीछे खींच लिया। पूरब को उसका ऐसा करना अच्छा लगा। वो बोला ये होटल मेरा है, जब चाहे आ सकता हूँ। उसने अपने घुघराले वालों में हाथ मारते हुए कहा और वो उसे खींचते हुए बाहर को चल दिया। सांची हैरान सी होकर उसके साथ चल दी। वो डर गई कहीं इसे पता ना चल जाए कि मैं ही सचिन हूँ। उसे पता तो था कि इनके बहुत से होटल हैं, पर इस होटल का सांची को पता ही नहीं था। अगर उसे पता होता तो इस होटल में आती ही नहीं। कार के पास पहुंचकर सांची को एहसास हुआ। उसने अपना हाथ उससे छुड़ा लिया। पूरब ने पीछे मुड़कर उसे देखा कि इसे क्या हुआ, ये इस तरह क्यों कर रही है। हो सकता है ये जिसे मिली थी उसने इसका मूड खराब कर दिया हो। ये सोचकर वो कार में बैठ गया। सांची सोच रही थी कि वो बैठे या ना बैठे, तभी पूरब बोला बैठो। वो अब कुछ नहीं बोली और उसके साथ कार में पीछे बैठ गई। वो मन में बहुत गुस्से में थी। उसे बार बार याद आ रहा था कि कैसे पूरब उस लेडी के साथ होटल रूम में गया और लगभग 2 घंटे वहीं रहा। ऊपर से जब आया तो कपड़े बदल कर आया था। जाने क्या क्या किया होगा उस कमरे में, सोचकर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो उस हाथ को मलने लगी जिसे पूरब ने पकड़ा था। पूरब ने उसे हाथ मलते देखा। उसे लगा कि कहीं ये किसी और को तो नहीं पसंद करती, इसलिए मेरे हाथ लगाने से गुस्सा हो गई है। दोनों कार में खिड़कियों से लगकर बैठे रहे। घर आकर भी दोनों बात नहीं कर रहे थे। ये बात दादाजी को भी पता चल गई। उन्होंने सोचा कि कोई छोटी मोटी लड़ाई होगी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं पूछा। वो लोग अपने कमरे में आकर भी चुप रहे। पूरब का दिल कर रहा था कि उससे पूछे कि वो बात क्यों नहीं कर रही, पर उसने सोचा वो क्यों पूछे जब उसकी कोई गलती नहीं है। सांची की आंखों में उस लड़की की सूरत घूम रही थी। वो कौन थी? पूरब क्यों उसके साथ इतना टाइम लगा कर आया? क्या पूरब भी और अमीरजादों की तरह रोज़ नई लड़की के साथ टाइम स्पेंड करता होगा? अगर ऐसा है तो वो मुझसे शादी क्यों किया? दोनों एक बेड के दो किनारे पर लेटे लेटे अपने अपने ख्यालों में खोए थे। दोनों को दूसरा गलत लग रहा था, पर पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। दोनों सोचते सोचते सो गए। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर अखबार देखकर पूरब हैरान रह गया। किसी ने उसकी मिस वर्मा के साथ फ़ोटो खींच ली थी और फ्रंट पेज पर पोस्ट कर दी। पूरब ने कुमार से पूछा दादाजी ने न्यूज़पेपर देखा तो नहीं? कुमार बोला नहीं, अभी अभी ही आया है। मैं चाय के साथ लेकर जाने वाला था, लेकिन फ़ोटो देखकर मैंने उन्हें दिया ही नहीं। पूरब बोला थैंक यू अंकल, ये कुछ भी नहीं है, हमारी क्लाइंट है, लोग ऐसे ही फ़ोटो छाप देते हैं। मैं देखता हूँ कौन सा न्यूज़पेपर है। आप दादाजी से कह देना कि आज पेपर आया ही नहीं, उसने कुमार को समझाया। पूरब ने सांची को आते देखा तो उसने पेपर उठाकर अपने बैग में रख लिया। वो नहीं चाहता था कि सांची उसे गलत समझे। उसे पता ही नहीं था कि उसने कल ही इसे देख लिया था। दोनों ने नाश्ता भी चुपचाप खाया। सांची ने जल्दी जल्दी एक ब्रेड खाया और अपनी बाइक लेकर कंपनी आ गई। कमरे में आते ही उसने देखा कि वो तीनों इकट्ठे होकर फ़ोन पर कुछ देख रहे थे। सांची को देखकर अंजू बोली, सांची ये देख फ़ोन में आज सर छाए हुए हैं। ये देख पता नहीं ये लड़की कौन है, पहले तो कभी सर की ऐसे कोई फ़ोटो वायरल नहीं हुई, आज ये कैसे हो गया? पक्का ये इस लड़की ने ही वायरल की होगी। उसे पूरब पसंद था, इसलिए वो उसे बुरा नहीं कहती थी। सांची ने अपने फ़ोन पर वो फ़ोटोज़ निकाल कर देखी। ये उसी होटल की फ़ोटो थी। उसने एंगल देखा तो उसे पता चला कि कोई उनके पीछे से ली गई है। उसने और सोचा तो उसे ध्यान आया कि उस तरफ स्टाफ के लोग थे। इसका मतलब किसी स्टाफ वाले ने फ़ोटो खींचकर पेपर वाले को भेजी होगी। फिर उसे याद आया कि वो पूरब की हेल्प के बारे में कैसे सोच सकती है। मैं उसकी पत्नी हूँ, चाहे नकली हूँ, उसे मुझे बताना चाहिए था कि वो कौन थी और वो उसके साथ होटल क्यों गया था। उसे सब कुछ क्लियर करना चाहिए था। जब सब काम में लग गए तो सांची एक फाइल लेकर पूरब के कमरे में गई। पूरब सीट को बोल रहा था, ये सब कैसे हो गया? उनको वार्निंग दे दो, अगर दोबारा हुआ तो माफ़ नहीं करूँगा। सांची को देखकर वो चुप हो गया। सांची बिना नॉक किए ही अंदर आ गई थी। सांची सिड से बोली, सिड सर मुझे इनसे बात करनी है, आप प्लीज़ बाहर जाएंगे? सिड उसी वक्त बाहर चला गया। पूरब बोला क्या बात है? वो अभी तक कल की बात ही सोच रहा था। सांची ने फ़ोन ऑन करके वो फ़ोटोज उसे दिखाते हुए बोली, ये सब क्या है?
पूरब ने फ़ोन देखा तो वो हैरान हो गया कि ये फ़ोटोज़ अब नेट पर भी आ गई। वो तो अभी तक पेपर वालों से डील नहीं कर पाया था, अब ये नया पंगा पड़ गया। ऊपर से सांची को पता लग गया। वो बोला, मैंने होटल जाना था तो इसे अपने साथ ही ले गया और वहाँ छोड़ दिया। बस उसी वक्त किसी ने फ़ोटो खींच ली। सांची बोली, आप बेवकूफ़ किसे बना रहे हो? मैं उस वक्त वहीं थी जब आप उसका हाथ पकड़े उसे ऊपर ले गए थे और आप करीब 2 घंटे बाद अपने कपड़े बदल कर नीचे आए थे। अगर वो लेडी शोर ना डालती तो आप जाने उसके साथ कितना समय बिताते। सांची गुस्से में चिढ़कर बोल रही थी। पूरब उसे देखकर खुश हो रहा था। उसे उसकी जलन साफ नज़र आ रही थी। उसे अच्छा लगा कि ये उसके साथ किसी और को नहीं देख सकती। वो उठकर आकर सोफे पर बैठ गया और सांची को भी अपने बगल में बैठने का इशारा किया, पर वो उसके पास जाकर खड़ी हो गई। पूरब बोला, तुम वहीं थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? वहाँ इतना सब हो रहा था। अगर वो औरत तुम्हें कुछ कहती तो आगे से ऐसा मत करना। उसने जानबूझकर उसकी बात को इग्नोर किया। सांची बोली, मैंने आपसे कुछ पूछा है, आप बातें ना बदलिए। जो पूछा है उसका जवाब चाहिए। आप कहाँ गया आपका कॉन्ट्रैक्ट और कहाँ गया उसकी कंडीशंस? आप ये मत सोचिए कि वो सिर्फ मेरे लिए है, आपको भी उनका पालन करना होगा। पूरब उसकी बातें सुनकर मन ही मन खुश हो रहा था कि कितनी जलन हो रही है इसे। वो उसे ऐसे और जलते देखना चाहता था, लेकिन जब उसने कॉन्ट्रैक्ट की बात कही तो उसे याद आया। वो नहीं चाहता था कि ये अब तलाक की बात करे। पूरब बोला, वो मेरी कुछ नहीं लगती। तुम्हें मिस्टर वर्मा का पता है, ज्वेलर्स हैं, हम सारी ज्वेलरी उन्हीं से लेते हैं। ये कह सकती हो कि वो अपने ख़ानदानी ज्वेलर हैं। कुछ महीने पहले उनकी डेथ हो गई। ये उनकी बेटी है मनीषा, वो मुझसे हेल्प लेने आई है। उसने यहाँ काम शुरू करना है। वो अकेली कभी बाहर नहीं गई, थोड़ा घबराती है, इसलिए मैं उसे अपने होटल छोड़ आया। पूरब ने सब कुछ बता दिया। सांची को कुछ यकीन तो हुआ, लेकिन शंका अभी भी थी। उसने पूछा, फिर तुम उसके साथ 2 घंटे क्या कर रहे थे? गुस्से से उसका मुंह फूल गया था। वो आंखें दिखाते हुए बोली। पूरब को वो बहुत ही क्यूट सी लगी थी। उसने उसे खींचकर बाहों में भर लिया और उसके कान में बोला, तुम्हें क्यों जानना है? जलन होती है? वो इतने धीरे से बोला कि सांची जो छूटने की कोशिश कर रही थी सब भूल गई और उसकी बातों में ही खो गई। उसके गालों को पूरब की गर्म सांसें छू गई। उसका सारा बदन कांप गया। उसके सारे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई। उसने पूरब को पकड़ लिया। पूरब भी उसकी खुशबू से मदहोश सा उसकी गर्दन पर किस करने लगा। सांची भी उसमें खोने लगी। उसने आंखें बंद कर ली और बाहें उसके गले में डाल ली और अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। कुछ देर दोनों एक दूसरे में ऐसे ही खोए रहे। उन्हें अपने आसपास की कोई खबर ही नहीं रही और वो भूल ही गए कि वो बात क्या कर रहे थे। तभी पूरब का फ़ोन बजने लगा तो उन्हें होश आई। सांची उससे छूटने की कोशिश करने लगी, पर पूरब ने उसे नहीं छोड़ा। वो बोला, तुम्हें दिखा तो दूं कि मैं 2 घंटे उसके साथ क्या कर रहा था। उसने फ़ोन की परवाह नहीं की और उसे फिर से अपनी ओर खींचकर उसके लबों पर किस करने लगा। पर सांची को पूरा होश आ गया था। उसने पूरब को धकेला और बोली, हम ऑफिस में हैं और इस तरह करके तुम मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। तुम्हें सच्चाई बतानी होगी, नहीं तो मैं अभी ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करती हूँ। उसे गुस्सा आ गया था कि पूरब ने पक्का उस लड़की के साथ भी ऐसा ही किया होगा, तभी ये बता नहीं रहा है। पूरब बोला, अच्छा बताता हूँ, यहाँ बैठो। उसने सोफे पर अपने पास हाथ मारते हुए कहा, पर सांची साथ वाले सोफे पर बैठ गई। पूरब के चेहरे पर हंसी आ गई कि इसे कितनी जलन हो रही है। वो बोला, तुम्हें बताया ना कि वो अपना होटल है, वहाँ टॉप पर एक कमरा मेरे लिए है, मैं वहाँ चेकिंग करने जाता हूँ। उस दिन एक तो वो डर रही थी, दूसरे मैंने चेकिंग के लिए जाता था, सो मैं उसके साथ वहाँ गया था। नहीं तो मैं उसे सीट के साथ भेज देता। उसे मैंने 3री फ्लोर पर छोड़ दिया था और मैं 5th फ्लोर पर अपने कमरे में चला गया था। वहाँ एक वेटर मुझसे टकरा गया था तो कोट ख़राब हो गया था, सो मुझे कपड़े बदलने पड़े। मेरे कई सूट पड़े हैं वहाँ। अगर तुम्हें अभी मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा, तुम खुद देख लेना, उसने भरोसा दिलाते हुए कहा। सांची सोच में डूब गई। क्या ये सच कह रहा है? कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा? पर ये क्यों झूठ बोलेगा? झूठ बोलकर इसे मुझसे मिलेगा ही क्या? सो उसने उसकी बात मान ली और फाइल उठाकर बाहर जाने लगी तो पूरब ने रोका तो वो रुक गई। पूरब उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे के साथ बनी लाउंज में खींचकर ले जाने लगा।
सांची बोली, सर आप ये क्या कर रहे हो, मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, वो छटपटाती हुई बोली। पूरब बोला, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो, सुनने वाले को क्या लगेगा, मैं तो तुम्हें कुछ दिखाने लाया हूँ, ये देखो। ऐसे सबके सामने जाओगी तो सारे क्या समझेंगे, ऊपर से चीखें मार रही हो। उसने उसे शीशे के आगे खड़ा कर दिया। शीशा दिखाते हुए कहा। सच में उसके बाल बिखरे पड़े थे और एक तरफ से शर्ट जींस से बाहर निकला हुआ था। अपनी हालत देखकर उसे शर्म आ गई। तभी उसकी नज़र पूरब के चेहरे पर पड़ी। उसके होठों और गाल पर लिपस्टिक के निशान थे, यहाँ तक कि कॉलर पर भी लिपस्टिक के निशान थे। उसने पूरब से कहा, आप भी शीशा देखिए। उसे शर्म आ रही थी, इससे ज़्यादा वो कुछ कह नहीं पाई। पूरब ने शीशे में खुद को देखा तो उसे अपना चेहरा देखकर खुशी से हुई। उसने सांची को पेपर देकर कहा, लो तुम साफ कर दो। सांची बोली, मुझे शर्म आती है, आप खुद ही कर लीजिए, उसने शर्माते हुए कहा। पूरब को उसका शर्माना अच्छा लगा। वो उसे और छेड़ते हुए बोला, ठीक है फिर रहने दो, मैं ऐसे ही बाहर चला जाता हूँ। वो बाहर जाने लगा तो सांची ने बाह पकड़ ली। ना ना आप रुकिए, मैं साफ़ करती हूँ। उसे डर था कि अगर ये बाहर चला गया तो सब देख लेंगे और लिपस्टिक के कलर और मेरे अंदर आने का कारण सब समझ जाएंगे, इसलिए उसने पूरब को रोक लिया। पूरब रुक गया और आराम से लाउंज में रखे बेड पर बैठ गया। सांची उसका चेहरा और होठ साफ करने लगी। वो देख रही थी कि लिपस्टिक से उसकी हैंडसमनेस और बढ़ गई थी। अगर अंजू उसे ऐसे देख ले तो इसकी दीवानी हो जाए, ये सोचते हुए वो साफ करना भूल गई और बेसुध सी खड़ी होकर उसे ही देख रही थी। पूरब बोला, क्यों, अब पता चला कि तुम्हारा हस्बैंड इतना हैंडसम है, उसने धीरे से कहा। सांची जल्दी से साफ करने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया। वो खुद ही सोचती है उसे ये क्या हो गया है। वो बात बात पर शर्माने कब से लग गई। उसने अच्छे से साफ करने के बाद कहा, हो गया, अब शर्ट चेंज कर लो। पूरब ने कबोर्ड की तरफ उंगली की और आंखों से इशारा किया कि वहाँ से ले आओ। सांची ने भी आंखों से ही पूछा कि वो लेकर आए। पूरब बोला, हाँ तुम लेकर आओ, मैं तुम्हारा पति हूँ, और कौन लाएगा। सांची ने कबर्ड खोली तो वहाँ कई बिजनेस सूट थे। उसने एक लाइट ब्लू शर्ट निकाली और आकर पूरब को पकड़ा दी। पूरब अपने शर्ट के बटन खोलने लगा तो सांची वहाँ से भाग ली। वो फाइल उठाना भूल ही गई थी। वो अपनी टेबल पर बड़ी मुश्किल से पहुँची। वो घबराई हुई थी और हल्के से कांप भी रही थी। उसे डर था कि कहीं इन्हें पता ना चल जाए। वो भी उसे ही देख रहे थे। उसका उड़ा हुआ रंग देखकर उन्हें लगा कि पूरब ने इसे फिर से डांट दिया होगा। शिवानी बोली, इस बेचारे से जाने क्या दुश्मनी है सर की, उस होटल वाली से तो लाख दर्जे अच्छी है हमारी सांची। सांची तुम रोना नहीं, हम तेरे साथ हैं। अंजू और विमल ने भी हाँ में सिर हिलाया। अब सांची उनसे क्या कहे कि क्या हुआ। वो बोली, नहीं सर ने कुछ नहीं कहा। अंजू बोली, कहाँ कैसे नहीं होगा, हमें उनके गुस्से का पता है। गुस्सा उस न्यूज़पेपर वाले पर होगा और निकाल तुझ पर दिया होगा। जब तू सुबह जा रही थी तो मैं तुझे रोकने ही वाली थी, पर जाने क्यों रोका नहीं। सांची बोली, नहीं सच में सर ने कुछ नहीं कहा, वो तो मेरे सिर में दर्द हो रहा था, उसने बहाना मारा। शिवानी ने उसके माथे को हाथ लगाकर देखा और बोली, अरे इसे तो बुखार है, बदन गर्म हो रहा है, मैं सर से कहकर छुट्टी लेकर आती हूँ। सांची ने रोकने की कोशिश की लेकिन शिवानी नहीं रुकी और पूरब के पास चली गई। शिवानी नॉक करके अंदर गई तो पूरब कोई फाइल देख रहा था। शिवानी बोली, सर सांची को बुखार है, उसे छुट्टी दे दीजिए। पूरब ने सांची का नाम सुनते ही उसकी तरफ देखा और कहा, क्या अभी आई थी तो ठीक थी, मतलब ठीक ही लग रही थी, ऐसा करो उसे भेजो। पूरब को भी उसकी चिंता हो गई। शिवानी ने वापस आकर सांची को अंदर भेजा। सांची अंदर गई तो पूरब इधर उधर टहल रहा था और सांची के आते ही भागकर उसके पास आ गया और उसके माथे को छूकर देखा। उसे भी वो गर्म लगी। पूरब बोला, सच में तुम्हें तो बुखार है, मुझे पहले पता ही नहीं चला, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। वो उसका हाथ पकड़कर ले जाते हुए बोला। सांची बोली, रुकिए सर, बाहर बोलो क्या सोचेंगे, मामूली सा बुखार है, ठीक हो जाएगा, या मैं खुद घर चली जाती हूँ। पूरब बोला, मैं लेकर चलता हूँ, बाकियों की चिंता ना करो, मैं संभाल लूँगा, कहकर उसने शिवानी के लिए बेल बजाई। शिवानी आई तो पूरब बोला, शिवानी इसका बैग पैक करवा दो, मैंने एक मीटिंग में जाना है, जाते हुए इसे छोड़ दूँगा। शिवानी सांची को लेकर चली गई। पूरब का दिल दुख रहा था कि इसे बुखार कैसे हो गया, मुझे पता क्यों नहीं चला। उसने सोचते हुए सीट को बुलाया। सीट बोला, यस सर, उसने अंदर आकर पूछा।
पूरब बोला, कार निकालो, सांची को बुखार है, मैं उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तुम मीटिंग अटेंड कर लेना। मैंने शिवानी को बताया है कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ और जाते हुए सांची को भी छोड़ दूंगा, तो ध्यान रखना तुम इस बात का। कहकर वो कुर्सी पर रखे अपने कोट को उठाकर चल दिया। शिवानी सांची का बैग लेकर खड़ी थी। उसने पूरब को देखकर बैग सांची को पकड़ा दिया और बोली, सर, सांची अभी बच्ची है, इसे ज़्यादा मत डांटा कीजिए। देखिए, डर कर बेचारी को बुखार हो गया है। उसने हिम्मत करके कहा और वहाँ से चली गई। पूरब आगे आगे चल दिया। सांची तेज कदमों से उसके पीछे भाग ली। वो लोग लिफ्ट में घुसे तो पूरब ने उससे पूछा, तुमने उन्हें क्या कहा? शिवानी मुझे ऐसा क्यों कह रही थी? सांची बोली, वो आप हमेशा रूडली बात करते हो ना, इसलिए उन्हें लगता है कि आपने मुझे डांटा होगा। मैंने कहा भी कि आपने कुछ नहीं कहा, पर वो मानती कहाँ है, सांची ने कहा। उसके सिर का दर्द बढ़ रहा था, उसे चक्कर भी आ रहे थे, पर वो पूरब को बताना नहीं चाहती थी। पूरब उसकी बात सुनकर मन में खुश हो रहा था कि उसने सही लड़की चुनी है, हर कोई इसे प्यार करता है। सामने कोई नई महंगी कार खड़ी थी। सांची ने पूछा, दूसरी कार कहाँ गई? पूरब बोला, मैं उसे चलाकर बोर हो गया था, सो ये नई ले ली। अच्छी लगी? सांची बोली, कार तो कार है, उसमें क्या है? सांची कहना चाहती थी कि जिसके पास नहीं है उससे पूछो, लेकिन वो बोल नहीं पाई। वो लोग कार में आकर बैठने लगे तो पूरब उसके लिए दरवाज़ा खोलने के लिए दूसरी साइड जाने लगा तो सांची बोली, आप अपनी सीट पर वापस जाइए, मैं खुद ही बैठ जाऊंगी, ऊपर से वो लोग देख रहे होंगे। सांची की पहली बात सुनकर वो रुका नहीं, आगे बढ़ गया, लेकिन जब उसने कहा कि वो लोग देख रहे होंगे तो वो वापस लौट गया। ऊपर वो दोनों खिड़की के पास खड़ी सब देख रही थी। अंजू बोली, वैसे सर इतने भी बुरे नहीं हैं, देख उसके लिए दरवाज़ा खोलने जा रहे थे, पर सांची ने मना कर दिया होगा तो वापस आ गए। मैं ना कहती थी कि सर इतने बुरे नहीं हैं। दोनों ने राहत की सांस ली। कार में बैठते ही पूरब ने पूछा, इतनी ऊपर से वो कैसे देख सकती हैं? सांची अब क्या कहे? अगर बता दिया कि दूरबीन से देखती है तो ये दूरबीन ले लेंगे और उस पर गद्दारी का टैग लग जाएगा। सो वो बोली, ऊपर से वो कपड़ों से पहचान लेती हैं। उसने इतना कहकर आंखें बंद कर ली ताकि ये और कुछ ना पूछे। सांची का सिर दर्द काफ़ी बढ़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक हुआ क्या। पूरब आराम से कार चला रहा था, तभी उसने देखा कि सांची का चेहरा लाल होता जा रहा था। उसने उसे छू कर देखा। उसने उसी वक्त हाथ पीछे कर लिया। उसका शरीर बहुत ज़्यादा गर्म था, उसका बुखार तेज हो गया था। उसने कार तेज की और हॉस्पिटल ले जाकर ही रोकी। हॉस्पिटल, यहाँ उनका फैमिली डॉक्टर था। उसे सीट ने पहले ही फ़ोन कर दिया था, सब तैयारी हो रखी थी। उसके आते ही उसे अंदर ले गए। उसके सारे टेस्ट हुए और बुखार कम करने के लिए ड्रिप लगा दी। पूरब बचपन से हेल्दी था। उनके परिवार में भी कोई कभी बीमार भी पड़ता था तो डॉक्टर घर में ही आ जाते थे, इसलिए वो हॉस्पिटल बहुत ही कम आया था। उसे हॉस्पिटल की स्मेल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन सांची के लिए वो यहाँ भी आ गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि कोई उनकी फ़ोटो खींच लेगा, और सच में जब वो सांची को पकड़कर डॉक्टर के पास ला रहा था तो किसी ने उसकी फ़ोटो खींच ली। सांची सो गई थी। पूरब को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने आज तक ऐसा फील नहीं किया था। उसे जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि अगर सांची को कुछ हो गया तो वो मर जाएगा। डॉक्टर अंदर से बाहर आए। उसने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर बोले, बुखार बहुत ज़्यादा हो गया, उस पर बीपी भी बढ़ गया है, उसी वजह से चक्कर आ रहे होंगे। क्या कुछ हुआ था? ये किसी बात से टेंस हो गई थी? पूरब बोला, नहीं डॉक्टर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उसने कह तो दिया। फिर उसे याद आया कि शायद सांची उसके फ़ोटो वाले कांड के कारण टेंस हो गई होगी। वो उसके पास जाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे को देखते हुए सोचने लगा कि ऊपर से कितनी सख्त लगती है और दिल इतना कमज़ोर है। सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुआ, आगे से तुम्हें पहले ही बता दूंगा। सोचते हुए उसने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। सांची ने आंखें खोल ली तो वो बोला, सो जाओ, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। उसकी आवाज़ में बहुत ही मिठास थी। वो उसकी तरफ देखते ही रह गए। पूरब का फ़ोन बजने लगा। सूरज का फ़ोन था। पूरब वहाँ से बाहर आ गया और फ़ोन सुनने लगा। निखिल बोला, हेलो, क्या बात है? शादी करके यारों को भूल गया? तू तो कह रहा था कि मैं औरों जैसा नहीं हूँ, तो ये क्या हुआ? शादी के बाद मिलना तो दूर, तूने फ़ोन भी नहीं किया। उसने शिकायत की।
पूरब बोला, अरे नहीं यार, भूल कैसे सकता हूँ, वो तो काम में बिजी था, तुझे पता ही है। दूसरे वो कुछ कहता, दूसरी तरफ से अमित बोल पड़ा, हाँ हाँ हमें पता है, जहाँ तू बिजी है शहर का हर अखबार ना फ्रंट पेज पर तेरे बिजी होने की फ़ोटो जो छापी है। तू कब से ऐसा हो गया? शादी से पहले तो ऐसा नहीं था, शादी के बाद ये क्या हुआ? उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। उससे सूरज ने फ़ोन खींच लिया। पूरब, सांची को मैंने अपनी बहन माना है, अगर तेरे कारण उसे कुछ हुआ तो देखना, ये मत समझना कि वो अनाथ है, मैं हूँ उसके साथ। उसे पूरब पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने सांची के होते हुए अफेयर किया। पूरब बोला, यार तुम लोग मेरे दोस्त हो कि दुश्मन? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? वो लड़की हमारे फैमिली फ्रेंड मिस्टर वर्मा, वही दिल्ली वाले की बेटी है। वो यहाँ बिजनेस करने आई है तो मैं उसे अपने होटल छोड़ने गया था। वो कभी बाहर निकली नहीं थी तो घबरा रही थी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब उसी वक्त किसी ने हमारी फ़ोटो खींच ली। उसे उसके कमरे में छोड़कर मैं अपने कमरे में चला गया और होटल को चेक किया। मैं ये बताने वाला था कि सांची को तेज बुखार है और वो हॉस्पिटल में है, मैं उसके पास ही हूँ। उसकी बात से तीनों हिल गए। सबसे पहले सूरज बोला, क्या? कौन से हॉस्पिटल में है? पूरब बोला, लीलावती हॉस्पिटल में है, डॉक्टर सोलंकी के पास। सूरज ने सुनते ही कहा, हम अभी आते हैं, और फ़ोन बंद कर दिया। उसने उन तीनों को इशारा किया और वहाँ से उठकर चल दिया। वो लोग क्लब में आए ही थे और पूरब को बुलाने के लिए फ़ोन किया था, लेकिन सांची के बारे में सुनकर दोनों सूरज के पीछे हो लिए। सूरज हमेशा सफ़ेद कोट पैंट पहने और हाथ में सिगार लिए आगे आगे चल रहा था। उसकी पर्सनालिटी देखकर पुरानी फिल्मों का विलेन अजीत याद आता था, वही सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है वाला। उसके पीछे अमित और निखिल के साथ बब्बन और उसके 2 बॉडीगार्ड भी थे। कुछ देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। सूरज ने बब्बन और बॉडीगार्ड्स को नीचे रुकने को कहा और खुद सीधे सांची के पास आया और उसे ध्यान से देखने के बाद पूछा, सांची ठीक हो? इसने कुछ कहा तुम्हें? तुम्हें कहा था ना कि मैं हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, उसने पूरब की तरफ देखते हुए कहा। सांची बोली, नहीं बॉस, इन्होंने कुछ नहीं कहा। उसे याद ही नहीं रहा कि वो सचिन नहीं सांची है। वो सचिन के रूप में सूरज को बॉस कहती थी तो उसके मुंह से वही निकल गया। उसे अपनी गलती का एहसास जल्दी हो गया, लेकिन अब तो उसने कह ही दिया था। सूरज बोला, ये बॉस क्या होता है? ये पूरब होगा तुम्हारा बॉस, पर मैं नहीं, मुझे तुम भैया ही कहो। उस दिन मैंने तुम्हें अपनी बहन माना था ना? सांची ने अपनी गलती मान ली और बोली, ठीक है भैया, आगे से गलती नहीं होगी। पूरब बोला, अब तुम इसे परेशान कर रहे हो, डॉक्टर ने इसे बात करने से मना किया है और तुम बुलाए जा रहे हो। अमित और निखिल भी सांची का हालचाल पूछने लगे। सूरज पूरब को पकड़कर बाहर ले आया। सूरज बोला, उस लड़की के साथ क्या चल रहा है? पूरब बोला, मैंने बताया तो था कि वो हमारे फैमिली फ्रेंड की बेटी है, काम के सिलसिले में आई है, बहुत ही भोली है, बिल्कुल बच्ची है। मिस्टर वर्मा ने उसे कभी बाहर की दुनिया देखने ही नहीं दी। अब मिस्टर एंड मिसेज वर्मा की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई तो इसके रिलेटिव्स इसे तंग करने लगे। तब दादाजी ने इसे यहाँ बिजनेस करने की सलाह दी है। यहाँ हम इसकी हेल्प कर सकते हैं, पर पहले ही दिन ये सब हो गया। इतना ही शुक्र है कि इसका चेहरा नहीं दिखा। अब इसके रिलेटिव्स के कारण मैं मीडिया में जा भी नहीं सकता, उसने सूरज को बताया। सूरज बोला, ठीक है, लेकिन इस बात से सांची को दुख नहीं होना चाहिए, समझे? अगर इसे तलाक देने की सोच रहे हो तो इसे अभी छोड़ दो, बाद में इसे तकलीफ़ होगी। सूरज सांची को दिल से बहन मानने लगा था। पूरब बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सांची की चिंता ना करो, हम दोनों में प्यार जैसा कुछ नहीं है। कल को हम अलग भी हो जाएं तो उसे दुख नहीं होगा, ये उसका अपना फैसला है। सूरज बोला, अगर प्यार नहीं है तो यह भी तुम उसका हाथ पकड़ कर क्यों बैठे थे? सूरज जब अंदर आया था तो उसने देखा कि वो कैसे सांची का हाथ पकड़े बैठा था। पूरब बोला, सूरज तुम भी हद करते हो, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, हम साथ रहते हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उसकी केयर करूं। फिर अगर नहीं करूंगा तो दादाजी मेरी जान निकाल देंगे, ये उनकी फेवरेट जो है। वैसे मैंने एक बात नोटिस की है, हर कोई इसे पसंद करता है, मेरा स्टाफ मुझसे ज़्यादा इसकी परवाह करता है, फिर मेरे दादाजी और पापा वो भी मुझसे ज़्यादा इसे प्यार करने लगे हैं, और अब मेरा दोस्त भी उसकी ही चिंता कर रहा है, जबकि उसे मेरी चिंता करनी चाहिए। सूरज बोला, तू है ही नहीं इस लायक कि तेरी चिंता करे कोई, इसका है कौन? इसकी तो हमें चिंता करनी ही है।
पूरब बोला, हाँ भाई, कहते हैं पत्नी के आने से आदमी दोस्तों को भूल जाता है। यहाँ उल्टा ही है, बहन के मिलने से भाई दोस्तों को भूल गया। उसने सूरज का मजाक उड़ाया। वो मन ही मन खुश हो रहा था कि सूरज सांची की साइड ले रहा है। दोनों अंदर आए तो अमित और निखिल सांची से बातें करने में मस्त थे। सांची भी उनके साथ खूब हंस रही थी। पूरब को बहुत चिढ़ हो गया। वो बोला, पीछे हटो दोनों, डॉक्टर ने कहा है इसे बाहर के लोगों से दूर रखना, इन्फेक्शन का डर है। वो उन्हें लगभग ढकेलते हुए बोला। उन तीनों के साथ साथ सांची को भी अजीब लगा, भला अपने दोस्तों के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है। सांची बोली, सर इन लोगों ने तो हाथ धोए हैं, उसे लगा कि उन्हें बुरा लगेगा। पूरब बोला, अटेंडेंट मैं हूँ कि तुम, चुपचाप लेटी रहो, उसने उसे डांटते हुए कहा। सूरज बोला, इसे इस तरह क्यों डांट रहे हो, तुम जाओ, मैं इसकी केयर कर लूँगा, लेकिन तुम्हें इस पर चिल्लाने नहीं दूंगा। अमित बोला, यार अब तू हमें भी इससे बात करने से रोकेगा? तू भूल गया शायद, मैं तेरी शादी कराने वाला वो पंडित हूँ जो शादी कराना जानता है तो शादी तुड़वाना भी जानता है। उसने पूरब को धमकाया। निखिल बोला, और मैं वो सेनापति हूँ जो अपनी पत्नी को तंग करने के जुर्म में उसे जेल भी भेज सकता हूँ। पूरब को फिर अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बोला, यार मैं तो इसकी भलाई के लिए कह रहा था, तुम्हें इससे दूर क्यों करूँगा? ऐसा नहीं था कि वो इनसे डरता था या इनसे कमज़ोर था, पर वो ऐसे दोस्त खोना नहीं चाहता था। फिर वो लोग मिलकर हंसी मजाक करते रहे। कुछ देर रुक कर वो चले गए। पूरब और सांची अकेले रह गए। शाम को डॉक्टर आए और बोले, इन्हें घर ले जाओ, अभी कुछ टेस्ट की रिपोर्ट्स आनी बाकी है, वो हम आपको भेज देंगे। पूरब सांची को लेकर घर चल दिया। सांची अपना पर्स उठाने लगी तो पूरब ने उसका पर्स पकड़ लिया और उसके आगे आगे चल दिया। सांची उसके पीछे चलती हुई उसे देख रही थी। इतना हैंडसम आदमी अपने हाथ में लेडीज़ बैग उठाए उसके आगे आगे चल रहा था। सारे उसे ही देख रहे थे। हर गुजरने वाली नर्स और लड़की खड़े होकर उसको देख रहे थे। पूरब पीछे मुड़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले चला। अब सब लड़कियां सांची को भी अजीब नज़रों से देखने लगी। कुछ तो उससे जल रहे थे और कुछ उसको देखकर सोच रहे थे कि काश उनका नसीब भी इस जैसा होता। उसने दोबारा किसी की तरफ नहीं देखा तो वो सबसे नज़रें बचाती सिर झुकाए चली जा रही थी। कार में बैठने के बाद ही उसने सिर उठाया तो देखा कि पूरब उसकी बगल में बैठ गया और उसकी पीठ के पीछे गद्दी रखी है और उससे पूछा, अब ठीक है? सांची ने सिर हिला दिया। फिर पूरब सीट से बोला, सीट होटल ले चलो। सांची हैरान होकर उसे देखने लगी। फिर उसे लगा कि उसे कोई काम होगा इसलिए होटल जा रहा है। वो आंखें बंद करके सो गई। कार रुकी तो उसने आंखें खोली और देखा कि वो उसी होटल में आए थे जहां कल वो उस लड़की के साथ आया था। पूरब ने उसे पकड़कर नीचे उतारा और अंदर ले गया। उसने मिस वर्मा को नीचे ही बुला लिया। मिस वर्मा पूरब का नाम सुनते ही लगभग भागती हुई आई। वो आकर पूरब के पास रुकी और बोली, पूरब आप दोबारा मुझसे मिलने आए? सांची ने देखा उस लड़की की उम्र सांची से भी काफ़ी कम थी, शायद 18 या 19 वर्ष की होगी, और वो पूरब का नाम लेकर बुला रही थी और पूरब ने उसे टोका भी नहीं। ये उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पूरब ने उसे सांची से मिलवाया। मिस वर्मा, ये मेरी वाइफ सांची है। मिस वर्मा बोली, हेलो सांची, मेरा नाम मनीषा है। तुम मिस वर्मा क्यों कहते हो? पूरब ने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बस सांची को देख रहा था कि सांची क्या सोच रही है, लेकिन सांची कुछ नहीं बोल रही थी। पूरब बोला, ठीक है तुम आराम करो, हम चलते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो सीट को बता देना, कहकर वो सांची का हाथ पकड़कर चलने लगा। तभी मनीषा उसे रोकते हुए बोली, पूरब मैं सीट को नहीं जानती, मैं सिर्फ तुम्हें जानती हूँ। तुम्हारे लिए मैं दिल्ली छोड़कर आई हूँ, तो मैं ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें ही फ़ोन करूँगी। पूरब ने पीछे मुड़कर देखा और बोला ओके कहकर वो चला गया। सांची को वो अच्छा नहीं लगा। पूरब ने उसकी बात क्यों मानी, पर वो कर भी क्या सकती थी, वो चुप ही रही। वो लोग कार में बैठे तो पूरब बोला, अब यकीन हुआ? तब सांची को फ़ोटो के एंगल वाली बात याद आई। उसने पूछा, सीट सर अभी कार मत चलाना, वो फ़ोटो खींचने वाले का पता चला? सीट बोला, नहीं अभी जांच हो रही है। सांची बोली, सर आप लोग मेरे साथ चलो, सीसीटीवी चेक कीजिए, शायद मैं पहचान लूँ। मैंने फ़ोटो के एंगल से ये अंदाज़ा लगाया है कि फ़ोटो खींचने वाला कोई था। हम सीसीटीवी फुटेज से उसे पकड़ सकते हैं। पूरब बोला, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब तक तो उसे कब का पकड़ लेते, कहकर वो उसके साथ चल दिए।
साची उन्हें अंदर लेकर गई। उनके आते ही सारा स्टाफ एक बार फिर उनके आगे पीछे घूमने लगा। पूरब सीधा कंट्रोल रूम में गया और बोला, कल की फुटेज दिखाओ। कंट्रोलर ने उसी वक्त पिछले दिन की फुटेज निकाल कर दिखा दी। उन्होंने फुटेज ध्यान से देखी। फिर साची ने उस एरिया की फुटेज देखी जहां से उसे लगता था कि फ़ोटो खींची गई है। उन्होंने देखा कि उस तरफ होटल का कुछ स्टाफ खड़ा था। जब उस लेडी ने शोर मचाया तो वो लोग शोर सुनकर बाहर आ गए। अब बस एक वेटर वहीं फ़ोन लेकर खिड़की के पास चला गया। ये लोग फुटेज देखकर ऊपर आ गए और सारे स्टाफ को वहां बुलाया। सारा स्टाफ उसी वक्त वहां इकट्ठा हो गया। उन्हें लगा कि रूटीन चेकिंग होगी। वो वेटर भी उन लोगों में से था। पूरब ने मैनेजर और उस वेटर को अपने पास बुलाया और बाकियों को वापस भेज दिया। वो वेटर घबरा गया। उसे समझ आ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। इन्हें मुझ पर शक हो गया होगा, पर उसने सोच लिया था कि वो सच नहीं बोलेगा। पूरब ने वेटर से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? पूरब की रौबदार आवाज़ सुनकर ही वेटर डर गया और कांपता हुआ माफ़ी मांगता हुआ पूरब के पैरों में गिरकर बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई मालिक। वो मेरी बहन की शादी थी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। प्रेस वाला कहता है कि अगर मैं फ़ोटो दूंगा तो मुझे 50,000 देगा। गरीब आदमी हूँ साहब, सोचा कि आप बड़े लोग हो, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मेरी बहन की अच्छे से शादी हो जाएगी। वो पूरब के कदमों में सिर पटक पटक कर रोने लगा। पूरब ने उसे कंधों से पकड़कर उठाया और बोला, तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? वेटर बोला, जी आप तक जाने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। मैंने मैनेजर साहब से मांगे थे पर उन्होंने साफ मना कर दिया, फिर मैं क्या करता? वो रोते हुए बोला। पूरब ने मैनेजर की तरफ देखा और बोला, ऐसे मैनेज करते हो तुम? अनाउंस कर दो, आज से स्टाफ में जिस किसी भी मेंबर को पैसों की ज़रूरत हो वो सीधे मेरे पास आए, मैं खुद उन्हें पैसे दूंगा। फिर वेटर से बोला, वो न्यूज़पेपर वाले ने तुम्हें पैसे दे दिए? सांची और सिट पास में बैठे सब देख रहे थे। सांची ने कभी पूरब का ये रूप नहीं देखा था। उसे आज यकीन हुआ कि पूरब और अमीर जादू सा नहीं है, ये गरीबों की फिक्र भी करता है। इसने मुझसे शादी भी मुझ पर तरस खाकर ही की। वेटर बोला, नहीं जी, उसने कहता है कि अब बात बिगड़ गई है इसलिए वो पैसे नहीं देगा। पूरब बोला, सीट, इससे उस एडिटर का नंबर लो और इसके 50,000 दिलवाओ। इसकी बहन की शादी के बारे में जांच करो। अगर ये सच कह रहा है तो शादी का सारा खर्चा मैं करूँगा। उसकी बात सुनकर सांची को उस पर गर्व हुआ और खुद पर भी कि वो उसकी पत्नी है। सीट को वहीं छोड़कर पूरब सांची के साथ घर आ गया। 9 बज गए थे। दादाजी और पापा खाना खाकर सो गए थे। पूरब सांची को कमरे में ले आया, फिर सांची से बोला, सांची टाइम बहुत हो गया है, पहले खाना खा लो फिर आराम से सो जाना। कहकर उसने नीचर कुमार अंकल को फ़ोन करके दोनों का खाना ऊपर ही मंगवा लिया। पूरब ने पहले ही सांची के लिए खिचड़ी बनवा दी थी। उसने खुद भी खिचड़ी ही ली। वो नहीं चाहता था कि सांची बाकी खाना देखकर खिचड़ी छोड़ दे। सांची ने चुपचाप खाना खाया। खाना खा लेने के बाद पूरब ने उसको दवा दी। फिर सांची कपड़े बदल कर लेट गई। पूरब दिन का काम वहीं साइड लैम्प जलाकर करने लगा तो सांची उठकर उसके पास आई और बोली, लाइए मैं हेल्प करवाऊं। पर पूरब मना करता हुआ बोला, तुम कुछ नहीं करोगी, डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है, जाओ तुम सो जाओ, मैं काम खत्म करके सो जाऊंगा। कहकर उसने सांची को कंधों से पकड़कर बेड पर लिटा दिया और बोला, मैडम आपका ये पति अपना काम खुद करना जानता है, आप आराम कीजिए, मैं जल्दी ही सब काम कर लूँगा। कहकर वो उसे लिटा कर टेबल पर आकर बैठ गया। सांची लेटी लेटी उसे देखे जा रही थी। कितना महान है ये आदमी, इतना पैसा होते हुए भी कितना डाउन टू अर्थ है। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। कल का पार्ट अगर आप लोग जल्दी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिए। कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।